हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो हम जुड़ चुके हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट सेशन के साथ। क्या है? ग्लोब आज का टॉपिक है। अमित आ चुके हैं और फटाफट से ये सेशन जल्दी से आप सभी लोग भी शेयर कर दीजिए बिल्कुल। और यहाँ पे क्योंकि थोड़ा अच्छा टॉपिक है और बिल्कुल समझने वाला टॉपिक है, तो यहाँ पे सभी लोग जो हैं बढ़िया से जुड़ जाएंगे और यहाँ पे चीजों को समझेंगे कि आखिर क्या है ये। तो यहाँ से बेसिकली हम जो है आपके सी टेट में जो चीजें पूछी जाती हैं सी टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम कवर करेंगे। तो अजय आ चुके हैं, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग भाई। तो ग्लोब और पृथ्वी की गतियों के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। चलिए चलते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है क्वेश्चंस जो है हमारे पूछे जाते हैं। आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्या ग्लोब का अर्थ। क्या समझेंगे? ग्लोब का अर्थ क्या है? तो ग्लोब जो है पृथ्वी का एक क्या है, आज ही आपका क्वेश्चन आया था सुबह। तो दीपक भी जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। ग्लोब जो है पृथ्वी का एक गोलाकार क्या है, स्वरूप है, मॉडल है, प्रतिरूप है। किसी भी आपका ये जो पूछा जा सकता है कि क्या है ग्लोब, भाई एक प्रतिरूप है, मॉडल है पृथ्वी का, या फिर स्वरूप है, कुछ भी बोल दीजिए। आगे बात करेंगे, जो पृथ्वी पर स्थित अनेक तथ्य एवं सूचनाओं को एक दृष्टि में वास्तविकता के साथ हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है, ये होता है ग्लोब। सपना, यहाँ पर राधे राधे सभी का स्वागत है। अब आप लोगों को ध्यान से चीजें समझनी है, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। कुल मिला के ग्लोब जो है पृथ्वी का एक लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। यानी अगर हमें पूरी पृथ्वी को देखना है, समझना है, जानना है, तो हम इस ग्लोब के माध्यम से समझ सकते हैं, है ना। और अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी, है ना, अगर हम बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो सबसे बढ़िया जो मॉडल है, जो हम बात करेंगे टीएलएम है, वो क्या है, ग्लोब है। जो सबसे अच्छा टीएलएम है वो ग्लोब है, मानचित्र है, यही है आपके, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो नेक्स्ट आगे देखेंगे, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। देखिए यही क्वेश्चन बन रहे थे आज जो ग्लोब के बारे में पूछा जा रहा था। तो ग्लोब भाई जो है विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि बड़े हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, और पॉकेट यानी आप रख सकते हैं, और यहाँ पर गुब्बारे वाले भी ग्लोब जो है वो मिल जाते हैं। अब ग्लोब पर जो है हम यहाँ पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में देख सकते हैं, या कह सकते हैं दिखाया जाता है। तो ग्लोब पर अगर हम बात करेंगे, क्या ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। यही सब ऑप्शन बन रहे थे ना आपके, यही सब ऑप्शन बन रहे थे आज सुबह जब ग्लोब वाला क्वेश्चन आया था, है ना। गुड इवनिंग सविता। एक सुई ग्लोब में यहाँ पर झुकी हुई अवस्था में होती है, और यहाँ पर जिसे क्या अक्ष कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं ऐसे। और यहाँ पर ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति, कहाँ से भाई, पृथ्वी जो है वो किधर से किधर अपने अक्ष पर घूमती है, यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और उसी प्रकार ग्लोब को भी अगर हम बात करेंगे, इस सुई के चारों ओर यहाँ पे पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि भाई ग्लोब जो है वो स्थिर नहीं होता, है ना। स्वागत है भाई ओशियन क्लासेस।
अमित, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है भाई। सेशन को लाइक करते जाएंगे। यानी इससे क्या समझ में आ गया कि ग्लोब जो है वो स्थिर नहीं है। क्लियर? तो यही आज आपके जो हैं वो पॉइंट्स बने थे। आज आगे देखते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि क्या कहा गया है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो पृथ्वी के उत्तर में जो आधा भाग है इसको उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ पर दक्षिण वाले आधे भाग को क्या कहते हैं हम? दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। देन आगे बात करेंगे, पृथ्वी के पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी भाग को पश्चिमी गोलार्ध, है ना? क्या कहते हैं? मैम इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा भाई? हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पे एग्जाम जंक्शन पे मिल जाएगा, ओशियन क्लासेस। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये क्या है? यह क्या है? हमारी भूमध्य रेखा। यहाँ पर इसका ऊपर का जो आधा भाग है, यहाँ पर पृथ्वी में उत्तर में स्थित जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ पर दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध, और इधर कहाँ? पूर्व में स्थित पूर्वी गोलार्ध, और उधर पश्चिमी गोलार्ध आपका स्थित है। तो ये तो चीजें हुई क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर आगे। तो ये आप देख पा रहे हैं क्या? बीचों बीच में ये आप देख पा रहे हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जो कि कहाँ पे है? 0 डिग्री पे है। क्लियर? इतना समझ गए? एक एक पॉइंट को समझते रहना है कि ये कहाँ है? 0 डिग्री पे है। क्लियर? अब यहाँ पे जो 23.5 डिग्री पर यहाँ पर ऊपर ये क्या है भाई? कर्क रेखा है। ये क्या है? कर्क रेखा है। ध्यान से समझते रहिए। ये आपको जो दिख रही है ये कर्क रेखा है, और यहाँ पर नीचे ये आपकी कौन सी है? दक्षिण में मकर रेखा है, और ये भी कहाँ है? 23.5 डिग्री। क्लियर? ये सिर्फ अभी आपका एक प्रतिरूप है, जल्दी जल्दी समझ लीजिए। और यहाँ पर उत्तरी ध्रुव व्रत 66.5, दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर 66.5, और ये तो आपको पता ही है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये जो भाग है यहाँ पर कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव, ये जो भाग है ये क्या है? उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसके बाद यहाँ पे ये इसके बीच का भाग है जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का, यहाँ पर ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और अगर हम बात करेंगे यहाँ से मकर रेखा से कहाँ तक? दक्षिणी ध्रुव तक, तो दक्षिणी समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ये कहलाएगा। यहाँ तक बात करते हैं। इसके आगे हम चीजों को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में समझेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट से यहाँ पर नजर डालते हैं अक्षांश रेखाओं पर। अब अक्षांश रेखाएं क्या? लैटिट्यूड, है ना? लैटिट्यूड लाइंस, अक्षांश रेखाएं समझ लीजिए। लैटिट्यूड जिससे याद रख सकते हैं लेटी हुई, है ना? तो ये जो इस फॉर्म में आपको मिलेंगी, ये क्या होंगी? ये क्या होंगी आपकी भाई अक्षांश समांतर रेखाएं। अब ये बीच में क्या है? विषुवत भूमध्य रेखा है। इसको हम एक बार जूम पहले कर दें, इसको एक बार जूम कर दें समझाने के लिए। यहाँ पे अब समझिएगा। अब सभी को अभी दिख रहा है? जल्दी से बताइए, क्या अभी क्लियर है या फिर नहीं है? जल्दी से सभी लोग बताएंगे, और यहाँ पर अच्छे से और आपको दिख पाए इसके लिए हम यहाँ पर कर देते हैं क्लियर। अब दिख रहा होगा। तो यहाँ
पे ये जो लेटी हुई यहाँ से ये जो रेखाएं हैं जिनको लैटिट्यूड हम बोलते हैं, ये क्या कहलाती हैं? अक्षांश। ये क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। क्लियर? ये सभी को क्लियर हुआ? ये वाली जो है यहाँ पर अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। अब देखिएगा यहाँ पर ये आपकी क्या है? ये आपकी क्या है? ये आपकी भूमध्य रेखा। ये आपकी क्या? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। और अगर हम बात करेंगे है ना अक्षांश रेखाएं, देखिए अमित, दो तरीके की रेखाएं आपकी होती हैं, है ना, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। सुना होगा अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अमित सुना है? सभी जल्दी जल्दी बताएंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं सभी ने सुना होगा। यानी अक्षांश रेखाओं को लैटिट्यूड बोलते हैं। अक्षांश रेखाओं को इंग्लिश में कभी कभी लिखा हुआ आ जाता है और अक्षांश रेखाओं को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, है ना। और इनको हम आसान भाषा में समझने के लिए लेटी हुई रेखाएं, यानी ये जो आपको दिख रही हैं ये होती हैं समांतर, है ना, ये होती हैं समांतर और इस फॉर्म में आपको मिलेंगी, इस फॉर्म में आपको मिलेंगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर समझने वाली बात जो है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं भाई, यहाँ पर ग्रिड फॉर्म में होता है अक्षांश और देशांतर। अब ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इनको अच्छे से समझिए। यहाँ पर जो है ये क्या है? भूमध्य रेखा के ऊपर ये क्या है? आपका उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है ना। उत्तरी गोलार्ध है ऊपर और नीचे क्या है? ये आधे आधे भाग में भूमध्य रेखा बांटती है, आधे आधे भाग में बांटा। ये सभी को क्लियर हुआ? अब यहाँ पर ऊपर ये क्या है भाई? ये क्या है? आपका उत्तरी गोलार्ध है। ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध है ना। और ये क्या है? नीचे भूमध्य रेखा तो ये रही, है ना, ये है भूमध्य और ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है ना। ये क्लियर है? ये क्लियर है? ये क्लियर हुआ? अब यहाँ पर हाँ, आज 8 बजे है, उस टाइम पे आज दिन भर से थोड़ा सा लाइट इशू हो रहा है इसलिए। अब यहाँ पर ये समझिएगा कि यहाँ पे बीच में भूमध्य है, यहाँ पे हाफ उत्तरी गोलार्ध और इधर आपका दक्षिणी गोलार्ध। अब देखेंगे यहाँ पे कि जो यहाँ पर अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये दक्षिणी गोलार्ध में ये होती हैं कितनी? 90। और ऊपर उत्तरी गोलार्ध में भी होंगी कितनी? 90। इतना समझ गए? यानी ये जो आपको रेखाएं दिख रही हैं इसी फॉर्म में ये 90 तक ऊपर होंगी, 90 तक नीचे होंगी। और यानी इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 90 डिग्री। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 90 डिग्री, क्योंकि हर रेखा के बीच में, हर रेखा के बीच में, ये समझ लीजिएगा, ये हर रेखा के बीच में क्या होगा? 1 डिग्री का गैप होगा। 1 डिग्री का गैप होगा, है ना, 1 डिग्री का गैप होगा। क्लियर? अच्छा, सविता कह रही है कि कल वेरी गुड बीएड का पेपर है, बहुत अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक, करके आइएगा, बढ़िया। जय कुमार कह रहे हैं यस मैम, बहुत बढ़िया। तो हर यहाँ पर रेखा के बीच में कितना गैप? 1 डिग्री का होगा। और जब 1 डिग्री का गैप है और 90 रेखाएं हैं
तो यहाँ पर 90 डिग्री दक्षिणी यहाँ पर ध्रुव और 90 डिग्री यहाँ पर उत्तरी ध्रुव, यानी 90 डिग्री से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, है ना। 90 डिग्री से ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर एक एक डिग्री का एक तो गैप है और 90 जो है इधर रेखाएं हैं, 90 जो है ऊपर रेखाएं हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं हैं, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में कितनी है? 90 रेखाएं हैं, इसलिए 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। इतना सबको समझ में आया? सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए सभी लोग, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। इतना सभी को क्लियर है? जब क्लियर होगा तभी आगे बढ़ा जाएगा। जल्दी से बताओ कि क्लियर है कि नहीं है। तो भाई यहाँ पर भी 90 रेखाएं, ऊपर भी 90 रेखाएं, है ना, अक्षांश रेखाएं। तो यहाँ पे एक एक डिग्री का गैप है। उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं यहाँ पर लिख सकते हैं, 90 अक्षांश रेखाएं। और यहाँ पर भी दक्षिणी में भी 90 अक्षांश रेखाएं। इतना बताइए क्लियर है सभी को या नहीं है? इतना बताइए सभी को क्लियर हुआ? अब यहाँ पर इतनी चीज आपने समझ ली, यानी आपने अक्षांश रेखाओं के बारे में चीजें जान ली, यानी अब टोटल अक्षांश रेखाएं अगर पूछी जाए तो कितनी, टोटल अक्षांश रेखाएं पूछी जाए तो कितनी, जल्दी से बताइए। यहाँ पर जल्दी से बताइए कि कितनी होंगी। तो यहाँ पे नीचे 90 है, ऊपर 90 है, तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध मिला के अगर पूछी जाए तो 180, अगर कुल पूछी जाए तो यहाँ पर 181 यहाँ पर रेखाएं हैं, यानी इसमें ये भी तो ऐड करोगे, ये भी तो ऐड करोगे, 0 डिग्री वाली भी, ये 0 डिग्री वाली भी तो ऐड करोगे, है ना। तो अगर यहाँ पर पूछी जाए तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की मिला के तो 180, और अगर ओवरऑल पूछी जाए, अगर ओवरऑल पूछी जाए तो कितनी होंगी? 181, क्योंकि 0 डिग्री वाली भी तो ऐड करोगे कि नहीं करोगे? आगे अब इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर और भी चीजें समझ लेते हैं, है ना। हरेंद्र स्वागत है भाई, वेरी गुड, आई एम न्यू स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं, और जिन लोगों की भी क्लास ये छूट रही है भाई देख लीजिएगा बाद में, देख लीजिएगा बाद में। अब हम यहाँ पर चलते हैं आगे। तो यहाँ पर जब हम आगे चलेंगे इसको और यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं, तो यहाँ पे इतनी चीज आप लोग समझ गए आई होप। अब हम चलते हैं कहाँ? यहाँ पे अपने पूरे टॉपिक पे। अब देखिएगा, अब आपको चीजें यहाँ पे आ जाएंगी समझ, यहाँ पे आ जाएंगी भाई समझ। हाँ, तो अब चीज आपको समझ में आएगी, अब चीज आपको समझ में आएगी फटाफट से। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस पे, अब हम आ जाते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस पे। तो
तो अक्षांश रेखाएं ग्लोब या मानचित्र पर दर्शाई जाने वाली यहाँ पर आड़ी यानी क्षैतिज रेखाओं यानी वृत्त को अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त कहा जाता है, क्योंकि ये किस तरह से, इस तरीके से पूरा वृत्त बनाती हैं, है ना, पूरा वृत्त बनाती हैं, इसीलिए इनको अक्षांश वृत्त कहा जाता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब विषुवत वृत्त के उत्तर दक्षिण दिशा में सभी समांतर वृत्तों को हम अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। यानी विषुवत वृत्त के जो कहा उत्तर दक्षिण में सभी समांतर वृत्त जो है इनको अक्षांश समांतर रेखाएं यानी अक्षांश रेखाएं, वही जो आपको बताया है, क्योंकि ये सब क्या है, विषुवत रेखा से सब क्या है, एक एक डिग्री पर क्या है, समांतर है, एक एक डिग्री पर समांतर है। अभी आपको बताया एक एक डिग्री का गैप है, सब में समांतर है, 90-90 है, अभी बताया है। अब ग्लोब में कुल अक्षांश रेखाएं 180 डिग्री क्या है, वृत्त है ना, क्या है, वृत्त है। यहाँ पर देखिए, जहां पर भी अगर लिखा हो 180 वहां पे मानना 180, और जहां पर 181 लिखा हो वहां पे 181 ही मारेंगे, है ना। यहाँ पे कुल पूछा गया है और 181 डिग्री लिखा हुआ है आपके एग्जाम्पल में, क्योंकि यहाँ पे हम इसको भी ऐड करेंगे जो 0 डिग्री पर है, इसको भी ऐड करेंगे, तो 181 डिग्री अभी बताया है आपको, उसको भी ऐड करना है। आगे, प्रत्येक अक्षांश वृत्त के बीच की आपसी दूरी यहाँ पर 111 किलोमीटर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रत्येक अक्षांश वृत्त के जो बीच की आपसी दूरी होती है, तो यहाँ पर हाँ दोनों हो तो वही कह रहे हैं सपना, अगर दोनों ऑप्शन होंगे और आपसे कुल पूछा जाए तो 181 मारिएगा, है ना। आगे यहाँ पर प्रत्येक अक्षांश वृत्त के बीच की जो आपसी दूरी है ये कितने किलोमीटर है ये पूछा जाए तो 111 किलोमीटर होती है। कितनी? 111 किलोमीटर होती है। ये क्लियर हुआ। अक्षांश रेखाएं वृत्त जो है ये कैसी होती हैं? ये होती हैं काल्पनिक रेखाएं। ये होती हैं यहाँ पर काल्पनिक रेखाएं और इसकी कल्पना पृथ्वी पर तापमान व जलवायु के निर्धारण के लिए की गई है। अब क्लियर हुआ? आगे देखेंगे। अब यहां पर बात करेंगे किन की? यहां पर मैम एक पूछेगा नहीं, यही तो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर अगर कुल पूछे तो कुल होती हैं 181 डिग्री, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की पूछे तो 180 डिग्री। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन में कभी कभी वो लोग उत्तरी और दक्षिणी को ही मिला के दे देते हैं, कभी कभी ओवरऑल 0 डिग्री वाली को भी मिला के दे देते हैं। इसीलिए कहीं पर लिखा होता है 180 डिग्री वृत्त है और कहीं पे लिखा होता है 181 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर 181 अक्षांश कहीं पर लिखा होता है, तो जहां पर कुल पूछा जाए, अगर आपके ऑप्शन में है यहाँ पर 181 और 180 दोनों है, जहां पर 180 भी है और 181 भी है, तो वहां पे आपको ये वाला टिक करना है, ध्यान रखिएगा। अगर ये दिया ही नहीं है तब तो आप यही टिक करेंगे, अगर दिया ही नहीं है तब ये टिक करेंगे, ठीक है। अब क्लियर है सभी को? अब क्लियर है सभी को? आगे देखेंगे। अब अक्षांश समांतर रेखाएं, यहाँ पर हम बात करेंगे भूमध्य रेखा की, जो कि अभी आपने देखी, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो पृथ्वी ग्लोब के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव 2 निश्चित स्थल हैं और इन दोनों बिंदुओं ध्रुवों को मिलाने वाली जो है
कल्पित अक्ष रेखा का मध्य बिंदु ही क्या है, भूमध्य है। मध्य बिंदु ही क्या है, भूमध्य है। और पृथ्वी के इसी भूमध्य के मिलाने से यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको भी तो ऐड करेंगे ना, 0 डिग्री अक्षांश रेखा ही क्या है, भूमध्य रेखा, यहाँ पर विषुवत रेखा कहलाती है। ये भी तो अक्षांश रेखा ही है जो कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहला रही है। तो जब इसको भी ऐड करेंगे तब 181 डिग्री होगा, है ना। और भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है पूछ ली जाए तो कितनी है, 40,000 किलोमीटर। कितनी है, 40,000 किलोमीटर है। और भूमध्य रेखा जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ से, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया महाद्वीप से होकर ये रेखा गुजरती है। आगे देखेंगे यहाँ पर बात कही गई है किसकी, यहाँ पर सौर मंडल और कर्क रेखा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर कर्क रेखा की बात करेंगे तो 23.5 डिग्री यहाँ पर उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। इसके साथ यहाँ पर जो कि उत्तरी गोलार्ध में, कहा, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अभी अभी आपने देखा। इसके बाद कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है। ये भारत के मध्य से गुजरती है और 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से भाई, देखिए भारत के मध्य से ये कर्क रेखा गुजरती है और कहाँ कहाँ से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। अब देख लीजिए, जिसमें ये देखिए ये मध्य से गुजर रही है और यहाँ पे सबसे पहले क्या, यहाँ पर गुजरात से और यहाँ पर राजस्थान से और मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से, है ना। ये इस तरीके से ये है कर्क रेखा जो गुजरती है। ये कौन कौन से हैं, यहाँ पर 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये राज्य आपको ध्यान रखने हैं कि कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। आगे, कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका से गुजरती है। कहाँ से, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका से होकर गुजरती है। आगे देखेंगे अब मकर रेखा। मकर रेखा ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है उसको मकर रेखा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मकर रेखा। और यहाँ पर बिल्कुल मित्र पर गमछा झाड़ ट्रिक बिल्कुल यही है जो कि बरसों से चली आ रही है। और जिस तरीके से सपना को याद है, सभी को ही मुझे लगता है कि ये पता होगी, मित्र पर गमछा झाड़, ये बिल्कुल सही है, ट्रिक है जो कि याद रख सकते हैं आप इससे। 8 राज्य, है ना, 8 राज्य यहाँ पर याद रख सकते हैं इससे। अब मकर रेखा की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। और जो कि कहाँ स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अभी आपने देखा, अभी मकर रेखा को देखा, और मकर रेखा विश्व में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है। ये ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है। आगे देखेंगे कि उत्तरी ध्रुव की जब हम बात करेंगे, है ना। हाँ, सविता कह रही है कि यस मैम पता है, या यस बिल्कुल पता होगा। उत्तरी ध्रुव यहाँ पर पश्चिम के शीर्ष अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। और यह उत्तरी गोलार्ध का क्या, अंतिम शीर्ष बिंदु है। क्या है,
अंतिम शीर्ष बिंदु होता है। यहाँ पर आपने देखा था 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि शीर्ष बिंदु होता है। और अगर हम बात करें दक्षिणी ध्रुव की, तो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में शीर्ष अक्षांश 90 डिग्री अक्षांश को यहाँ पर क्या दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर कहते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री अक्षांश दक्षिण ध्रुव कहा जाता है और यह दक्षिणी गोलार्ध का अंतिम शीर्ष होता है। यहाँ पर आपने अभी देखा भी, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है ना। ये शीर्ष रहा 90 डिग्री, क्योंकि 90 ही होती है, तो 90 डिग्री के आगे तो आप जा ही नहीं सकते, 90 डिग्री के आगे तो बढ़ ही नहीं सकते। तो शीर्ष आपका क्या होगा, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। आगे देखेंगे यहाँ पर उत्तरी व दक्षिणी आर्कटिक वृत्त के बारे में, है ना। उत्तरी व दक्षिणी आर्कटिक वृत्त के बारे में तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी आर्कटिक वृत्त तथा 66.5 दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी आर्कटिक वृत्त, ये 66.5 है यहाँ पर, ठीक है। दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। तो उत्तर और दक्षिण समझ ही गए हम आप, है ना। उत्तर अगर 66.5 डिग्री है तो उत्तरी आर्कटिक वृत्त और 66.5 दक्षिण अक्षांश को दक्षिणी आर्कटिक वृत्त कहते हैं। अभी अभी यहाँ पर आपने देखा, ये रहा यहाँ पर 66.5 और 66.5, है ना। आगे देखेंगे तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कर्क एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के कहाँ होता है, ठीक ऊपर होता है। कहाँ होता है, ठीक ऊपर होता है। ज्योति पांडे रुखसार, सभी को गुड इवनिंग। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच यहाँ पर जो सभी अक्षांश हैं, इन पर सूर्य वर्ष में, कब, वर्ष में एक बार दोपहर में क्या, यहाँ पर सिर के ठीक ऊपर होता है। आगे यहाँ पर इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक यहाँ पर ऊष्मा होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध। आगे ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। ध्रुव की तरफ क्या, जो सूर्य की किरणें हैं वो कैसी, यहाँ पर तिरछी होती हैं। और यहाँ पर इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान कैसा, मध्यम रहता है। सविता देवी PYQ की आज क्लास सुबह हुई थी, है ना। आप लोग कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसमें बीच में पता नहीं क्या ही ले आते हो, है ना। PYQ अभी सुबह ही तो क्लास हुई थी, आप लोग बता दो, क्योंकि आधे लोग कंटेंट बोलते हो, आधे लोग नहीं बोलते हो, है ना। या तो मैं सारे PYQs ही कराऊं और कंटेंट आपको ना कराऊं। अभी आप लोग बता दो, क्योंकि आप लोग बीच में जो रोज रोज टोकते हो, ना तो मुझे अच्छा लगता है, ना ही उस क्लास के इम्पोर्टेंट क्लास के बीच में ये सब बात करते हुए अच्छा लगता है ना। PYQ करवाते चल रहे हैं। अब आज आप लोगों की बात मान के ही सुबह मैंने PYQ की क्लास लगाई थी, है ना। तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत समझने वाला टॉपिक है ना, इसमें थोड़ा दिमाग यूज होगा, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ये आराम से चीज नहीं समझी तो यकीन मानिए आप लोग नहीं समझ पाओगे। ये हो सकता है कि बहुत लोग समझ भी ले, लेकिन बहुत लोग के लिए ये एकदम नया होगा तो समझने में दिक्कत होती है ना। बीच में आप लोग अब PYQ लेके आ रहे हो। PYQ हमें भी पता है कराने हैं, मैंने सुबह आपको कराया है ना, कराया भी है। तो PYQs लगातार आपको कराएंगे। अब
कल आपकी मैराथन है, कल आपकी मैराथन है, जो आपकी क्लास है कल PYQ की ही है पूरी, ठीक है सविता। अब कोई भी यहाँ पे हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें कैसी तिरछी होती हैं, और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्या, मकर रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में क्या, यहाँ पर मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में क्या, मकर रेखा एवं दक्षिण वृत्त के जो बीच वाले क्षेत्र हैं, जो कि बीच वाले क्षेत्र हैं, वो तापमान यहाँ पर कैसा, मध्यम रहता है, और इसीलिए इसे यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति पांडे। यहाँ पर आगे देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षैतिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसीलिए ये क्या कहलाता है, शीत कटिबंध कहलाते हैं। इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, शीत कटिबंध कहलाते हैं। आगे अब यहाँ पर बात करेंगे किनकी, देशांतर रेखाओं की। यहाँ पर बात करेंगे किनकी, देशांतर रेखाओं की। और अगर हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, तो पृथ्वी के दोनों, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अभी बता चुके हैं, है ना। पृथ्वी के दोनों ही जो ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। अभी आपने देखा कौन सी, अक्षांश रेखाओं के बारे में, है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। यहाँ पर अब बात कर रहे हैं हम देशांतर रेखाओं की, और देशांतर रेखाएं आपको इस तरह से दिखेंगी, जिनको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड, है ना। तो यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हम बात करते हैं, लैटिट्यूड अक्षांश, लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाएं, इनको भी समझेंगे बहुत अच्छे से। और ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे जो आपके CTET के लिए इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट आपको समझना है। जल्दी से इनको देखते हैं। तो पृथ्वी के दोनों उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली खड़ी रेखाएं हैं, इनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। और ये रेखाएं कैसी, ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। और यहाँ पर देशांतर रेखाएं भी आपकी, क्योंकि अक्षांश रेखाओं की बात की थी, वो भी काल्पनिक होती हैं, और देशांतर रेखाएं भी कैसी, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और इनकी कल्पना ग्लोब पर समय के निर्धारण के लिए की जाती है, यहाँ पर समय के निर्धारण के लिए की जाती है। और यहाँ पर अब यही समझने वाली चीजें हैं, पृथ्वी 180 डिग्री पूर्व देशांतर और यहाँ पर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में विभाजित होती है। आगे इस प्रकार यहाँ पर कुल, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 360, 180 और 180 कितना हुआ, 180 और 180 कितना हुआ, यहाँ पर 360 डिग्री कितनी है, देशांतर रेखाएं हैं। इतना समझ गए, यानी 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे प्रधान मध्याह्न रेखा और ग्रीनविच रेखा, यहाँ पर ग्रीनविच रेखा, लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली शून्य देशांतर रेखा को ही हम प्रधान मध्याह्न रेखा,
प्रमुख यामोत्तर रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा, इन तीनों नामों से जानते हैं, है ना। कौन सी रेखा जो लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है, और ये यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। और यहाँ पर ये रही, ये जो आपको दिख रही है, ये जो आपको दिख रही है, ये है 0 डिग्री प्रमुख यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा या देशांतर रेखा, कुछ भी कह लीजिए। अब यहाँ पर संपूर्ण विश्व का समय लंदन के समय से ही निर्धारित किया जाता है। संपूर्ण विश्व का समय जो है ये कहाँ से, लंदन का जो टाइम है, लंदन का जो समय है वहीं से निर्धारित किया जाता है। यहाँ 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है इसी को ही क्योंकि हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्लियर। अब 180 पूर्व में 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखाएं जो हैं, यहाँ पर 0 डिग्री से पूर्व व पश्चिम, यहाँ पर गोलार्ध की अंतिम रेखा 180 डिग्री होती है। यानी अब आप देखिएगा यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ये रेखाएं पूर्व से और पश्चिम, यानी पूर्व और पश्चिम दोनों से जो है ये आएंगी 180 डिग्री, और अंतिम रेखा 180 डिग्री होती है। अंतिम रेखा 180 डिग्री होती है, जो कि आपको ये दिख रही है, ये पॉइंट है ना, ये जो आपको दिख रही है ये पॉइंट, और ये अलग अलग ना होकर एक ही देशांतर रेखाएं हैं, ये अलग अलग नहीं है जो कि ऐसे इधर आपको दिखेंगी, इधर दिखेंगी, वही आपकी जो है 180 जो है ये आपकी एक ही देशांतर रेखाएं हैं। इनके बारे में और अभी हम समझेंगे फटाफट से। पहले इसका यहाँ पर समझते हैं देशांतर व समय। देशांतर व समय, अब हम बात करेंगे समय को मापने का सबसे अच्छा साधन यहाँ पर क्या है, पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। किसकी, पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की क्या है, गति है। उसके बाद स्थानीय समय की जब हम बात करते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा क्योंकि आगे जो टाइम निकालना है उसको भी आपको समझना है। स्थानीय समय है वो पृथ्वी पर किसी विशेष स्थान के सूर्य की स्थिति से परिकलित समय स्थानीय समय कहा जाता है। पृथ्वी पर किसी विशेष स्थान के जो सूर्य की स्थिति होती है, किसी विशेष स्थान पर, वहां से परिकलित समय जो है वो स्थानीय समय कहा जाता है। यानी वहां पे जो समय होता है वो उसका स्थानीय समय होता है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा जो बनने वाली परछाई है इससे लगाया जा सकता है, जो कि दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। क्या, परछाई, है ना। क्या, परछाई आपकी जो होती है ये यहाँ पर दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। सूर्य के दौरान जो बनती है परछाई, जो कि दोपहर के समय कैसी होती है, सबसे छोटी, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है सबसे लंबी होती है। क्लियर। आगे देखेंगे प्रमाणिक समय की जब हम बात करते हैं, प्रमाणिक समय की जब हम बात करते हैं, किसी भी देश के ठीक मध्य से गुजरने वाले प्रमाणिक देशांतर के यहाँ पर स्थानीय समय को संपूर्ण देश का यहाँ पर प्रमाणिक समय माना जाता है। जैसे अब ध्यान से समझिएगा, जैसे भारत में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर जो है इलाहाबाद नैनी उत्तर प्रदेश का जो स्थानीय समय है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय लंदन जो कि 0 डिग्री प्रमुख यामोत्तर से कितना है, 5.5 या अर्थात यानी 5.5 घंटा आगे रहता है। यानी जो ग्रीनविच का समय आपको दिया गया है
जो कि ग्रीनविच का आपको समय दिया गया है, यहाँ पर 0 डिग्री से कितना आगे है, भारत का समय जो है वो 5.5 घंटा आगे है। क्लियर? कितना आगे है? 5.5 घंटा। अब ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख देशांतर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय इस देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगी? दोपहर हो जाएगी। क्या? दोपहर होगी। और यहाँ पर ये समझने वाली चीज है, अब बिल्कुल फोकस कर लीजिएगा, बिल्कुल सभी लोग फोकस कर लीजिएगा अब, ठीक है? अब सभी लोग फोकस कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर चीजें जो हैं वो आपको समझनी है। ये पॉइंट्स जो हैं अगर आपके क्लियर हो गए तो आपके ग्लोब जो है वो कहीं ना कहीं ग्रीनविच जो है ये सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे पृथ्वी कहाँ से? पश्चिम से पूर्व। कहाँ? पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो भाई ये सबको पता होगा कि जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है, वो स्थान जो ग्रीनविच से कहाँ? पूर्व में है, उनका समय आगे होगा। उनका समय कैसा होगा? आगे होगा। और यहाँ पर जो पश्चिम में है उनका समय कैसे होगा? पीछे होगा, क्योंकि भाई पश्चिम से पूर्व की ओर लगा रही है चक्कर, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रही है, तो क्या होगा? जो वो स्थान जो कि ग्रीनविच से पूर्व में है, ग्रीनविच से पूर्व में है, उनका समय आगे होगा। और यहाँ पर जो पश्चिम में है वो उनका समय क्या होगा? पीछे होगा। उनका समय क्या होगा? पीछे होगा। और यहाँ पर आगे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आगे ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी लगभग 24 घंटों में अपने अक्ष पर, यहाँ पर 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। क्लियर? अब यहाँ पर वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। क्लियर? यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यानी वो 24 घंटे में कितना घूम रही है भाई? 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम रही है 360 डिग्री, है ना? 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम रही है 360 डिग्री, यानी 1 घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री। भाई यहाँ पर 1 घंटे में, यहाँ पर अगर हम बात करें 1 घंटे में, तो यहाँ पर इसको कर दो 24 से डिवाइड, तो भाई 15 डिग्री घूम गई। तो क्या घूम गई? 15 डिग्री। अब 4 मिनट की अगर हम बात करेंगे, यानी 4 मिनट में कितना घूमेगी? 1 डिग्री घूमेगी। 4 मिनट में कितना घूमेगी? यहाँ पर 1 डिग्री घूमेगी, क्योंकि यहाँ 1 घंटे में भाई 15 डिग्री घूम रही है ना? तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। अब देखना, अब समझने वाली बात है। तो इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, अब सपोज दैट ग्रीनविच में दोपहर के 11 बजे हैं, तो पूर्व में 15 डिग्री पर 60 मिनट 1 घंटा का अंतर पड़ेगा। और यहाँ पर ठीक इसके विपरीत पश्चिमी गोलार्ध में 15 डिग्री पर 60 मिनट में 1 घंटा कैसे पीछे का अंतर पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे, अब देखेंगे यहाँ पे, बात करेंगे फटाफट से, यहाँ पे आ जाते हैं अपने। अब ध्यान से समझिएगा पूरी बात को अच्छे से ध्यान से आप लोग समझेंगे, ठीक है? इसकी अगर हम बात करेंगे, ये है, ये आपकी क्या है? ये भैया आ रही है याम्योत्तर, यानी 0 डिग्री पे है। ये क्या है? आपकी ग्रीनविच है,
ग्रीनविच लाइन है और यहाँ पर ये 180 डिग्री, यहाँ पर ये 0 डिग्री अगर हम बात करें 180 घूमती है, 0 डिग्री आपकी है। तो हम 0 डिग्री से यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पूर्व और पश्चिम, है ना, पूर्व और यहाँ पर पश्चिम की अगर हम बात करेंगे, तो अगर हम बात करेंगे इधर, ये आपके कितना यहाँ पर घूम रही है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अब आप देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर 15 डिग्री पर 60 मिनट यानी 1 घंटा, यहाँ पर है ना 15 डिग्री पर 60 मिनट यानी 1 घंटा। यानी अगर आपको यहाँ पर दिया गया 15 डिग्री, तो आपको अगर बताना है कि ग्रीनविच से यहाँ पर 15 डिग्री पूर्व का आपको समय बताना है, अगर तो क्या होगा, भाई 15 दिया गया गुणा क्या 1 डिग्री, 1 डिग्री पे कितना, यहाँ पर 4 मिनट, है ना, 1 डिग्री पे 4 मिनट है। क्लियर सभी को, 15 डिग्री पे 60 मिनट, 1 घंटे की बात, यहाँ पर 1 घंटे की बात, तो 15 डिग्री, 1 डिग्री कितना, मिनट कितने 4, तो यहाँ पर गुणा करेंगे कितना 4 से, और जब 4 से गुणा करेंगे तो भैया यहाँ पे अभी आपने क्योंकि पढ़ा है, ये हम करके दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे ये कितने निकलेंगे, यहाँ पर 60 मिनट निकलेंगे, है ना। तो अगर पूछा जाए पूर्व में 15 डिग्री पूर्व का समय, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका 60, अगर आपकी बात करेंगे यहाँ पर कितना बजा है, 12 बजा है। यहाँ पर आपका ग्रीनविच पे कितना 12 बजे हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा कि यहाँ पर कितना है कि दोपहर के 12 बजते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है ना, कि इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, अब आपसे पूछा गया कि दोपहर के 12 बजे हैं, तो बताइए कि पूर्व में यहाँ पर 15 डिग्री देशांतर क्या होगा, तो आप 1 घंटा ज्यादा कर देंगे। भाई अगर ग्रीनविच पे 12 बजे हुए हैं, तो यहाँ पे कितना बज जाएगा, 1 बजेगा, 1 बजे होंगे, है ना, 1 घंटा आप बढ़ा देंगे, यही तो होगा, 1 बजेंगे यानी 12 यानी 13 घंटे, यानी यहाँ पर 1 बजा देंगे। अब यहाँ पर अगर यही पूछा जाए कहाँ, यहाँ पर अगर ये तो इधर पूछा गया, अगर पूछा जाए पश्चिम में, तो क्या 1 घंटा माइनस कर देंगे 1 हॉर, और अगर 12 बजे हैं उधर, तो क्या हो जाएंगे 11, तो क्या 11 बजेंगे, तो इधर क्या बजेंगे 11 बजेंगे। अगर आपसे 15 डिग्री यहाँ पर पश्चिमी देशांतर का पूछा जाता है, तो अगर यहाँ पर ग्रीनविच पे बजे हैं कितने, यहाँ पर 12, तो अगर आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 1 घंटा कम हो जाएगा। कितना होगा, 1 घंटा कम हो जाएगा, यानी क्या बजेगा 11 बजेगा। ये क्लियर है, सभी को बता दीजिए कि ये क्लियर है कि नहीं है, ये क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे, यानी बता दीजिए अभी कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। राजन, अमित, रुखसार, सभी लोग का स्वागत है, और जल्दी से बताएंगे, जो बच्चे पहले से बने हुए हैं बताइए कि ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। यानी अगर पूर्व की ओर, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर अभी आपने देखा कि घूम रही है, और अगर हम पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर बढ़ जाएगा 1 घंटा, और अगर हम यहाँ पर पश्चिम गोलार्ध की तरफ जाएंगे तो 1 घंटा कम हो जाएगा। अगर पश्चिम के लिए पूछा जाए तो यहाँ पर अगर ग्रीनविच पे 12 बजे हैं तो 1 घंटा आप कम कर देंगे। क्लियर, आगे देखते हैं।
इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर क्या होगी, मध्य रात्रि होगी। क्या होगी, मध्य रात्रि होगी। आगे देखेंगे भारत का मानक समय अंतराल, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मानक समय जो कि 0 डिग्री है लंदन से, इससे कितना है, 5.5 घंटा आगे है। कितना है, 5.5 घंटा आगे है। और यदि यहाँ पर लंदन में दोपहर के कितने बजे होंगे, 12, तो भारत में कितना, 82.5 डिग्री यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो भारत के 5.5 घंटे इसमें ऐड कर दोगे, 5.5, तो यहाँ पर अगर 12 बजे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 17:30 है ना, यहाँ पर बज जाएगा, यानी इसमें हम 5.5 घंटे को ऐड कर देंगे, है ना, 5.5 घंटे को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है। रूस में क्या 11 मानक समयों को अपनाया गया है। यानी अगर कहा जाए कि ग्रीनविच पे यहाँ पर कितना समय, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे दोपहर के यहाँ पर 12 बजे हैं। अब बता दीजिए कि भैया ग्रीनविच पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कितना बजा है, यहाँ पर 2 बजे हैं, यहाँ पर 2 बजे हैं। और कहा जाए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर कहा जाए कि यहाँ पे अब बताइए कि ग्रीनविच पे 2 बजे यहाँ पर अपराह्न हुआ है, तो बताइए कि भारत का समय क्या होगा, तो बताइए कि भारत में उस समय कितने बजे होंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पर बताना है कि अब यहाँ पर बता दीजिए कि भारत में कितने बजे होंगे, बताइए। तो इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पर बजे हैं 2, है ना, यहाँ पर बजे हैं 2, इसमें क्या ऐड कर देंगे, क्योंकि भारत का समय कितना ज्यादा है, 5.5 घंटा ज्यादा है, तो हम 5.5 ऐड कर देंगे, है ना, 5.5 घंटा ज्यादा है तो 5.5 घंटा ऐड कर देंगे। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे भैया 7:30 बजे होंगे, अपराह्न होगा 7:30। क्लियर, ये क्लियर हुआ। यानी बस यही आपसे पूछता है मैक्सिमम। क्लियर, सभी को जल्दी से बताइए कि सबको क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बताएंगे कि ये बात सबको क्लियर है कि नहीं है, फटाफट से बताएंगे सभी लोग, जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। मेगा बिल्कुल सही है, सभी लोग बताइए यहाँ पे। अब ये चीज क्लियर हो गई। यस, एसडीएम पब्लिक स्कूल, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर यही आपसे पूछता है, या तो ये पूछेगा या तो आपसे पूछ लेगा कि भारत का समय बता दो, या तो आपको दे देगा भारत का समय और बताना होगा कि उस समय पर ग्रीनविच पर कितने बजे होंगे, है ना। तो उसमें क्या आपको 5.5 घंटा कम कर देना है, क्योंकि भैया भारत का समय जो है 5.5 घंटा ज्यादा है। तो अगर भारत का दिया हो और ग्रीनविच पर निकालना हो, तो ग्रीनविच पर अगर हम बात करेंगे तो भैया वहां पे 5.5 घंटा आप कम कर दोगे। क्लियर, अब क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे जो आपको बताया था ये आपको क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे अगर पूर्वी देशांतर पर पूछे और पश्चिमी देशांतर पर पूछे तो कब कम करना है कब ज्यादा करना है आपको देख लेना है बहुत अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया तो भैया रिवीजन कर लेना, फिर से रिवाइज कर लेना। क्लियर, जो लोग भी लेट जुड़े हैं वो इस सेशन को रिवीजन एक बार जरूर कर ले, मेरा नहीं तो कहीं और कर लें, है ना। लेकिन ग्लोब का ये टॉपिक देखकर जरूर जाएंगे आप लोग।
पृथ्वी की गतियों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो गतियां जो हैं सूर्य का चक्कर लगाने तथा लट्टू की तरह अपने अक्ष पर घूमने को इसकी हम क्या कहते हैं, गतियां। और पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक तो दैनिक गति होती है, एक तो वार्षिक गति होती है। आगे यहाँ पर घूर्णन परिभ्रमण की अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है, और यह क्या है, दैनिक गति है। ये क्या है, दैनिक गति है, जो कि अपने अक्ष पर घूमना, इसका घूर्णन या फिर परिभ्रमण कहलाता है। कक्षीय समतल की बात करें, कक्षीय समतल की बात करें तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है ना। अब देखिएगा भाई कितना झुकी हुई है हमारी पृथ्वी, कितना झुकी हुई है हमारी पृथ्वी। तो भाई ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी बात आए, अगर कक्षीय सतह पर, कक्षीय सतह से तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी अगर आएगा कि अपनी कक्षीय सतह से ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है कक्षीय सतह से। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसी को हम कक्षीय समतल कहते हैं, और कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है और 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है। आगे प्रदीप्ति वृत्त की बात करेंगे तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात का विभाजन करता है, वह वृत्त जो दिन और रात का विभाजन करता है वो प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। और पृथ्वी की गति ध्रुव पर कैसी होती है, शून्य होती है। जो पृथ्वी की गति है वो ध्रुव पर शून्य होती है। भूमध्य रेखा पर परिभ्रमण की गति लगभग कितनी, 1671 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर भूमध्य रेखा पर जो परिभ्रमण की गति है वो कितनी, लगभग 1671 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और यहाँ पर बात करेंगे किसकी, परिक्रमण की। परिक्रमण की अगर हम बात करें तो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं, हम परिक्रमण कहते हैं। और ये क्या कहलाती है, यही कहलाती है वार्षिक गति। यही कहलाती है क्या, वार्षिक गति। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये कहलाती है वार्षिक गति। क्लियर। आगे देखेंगे। अब देखिए कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पृथ्वी को एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो भाई 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड, अर्थात 365 दिन 6 घंटे का इसको समय लगता है। यहाँ पर पृथ्वी की परिक्रमा का मार्ग निश्चित है और इस मार्ग को क्या कहते हैं, हम कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं। ऋतु जो है पृथ्वी के अक्ष पर झुके होने तथा उसकी परिक्रमण गति से यहाँ पर क्या होती हैं, ऋतुएं होती हैं। तो पृथ्वी के अक्ष पर झुके होने और यहाँ पर उसकी परिक्रमण गति जो है, इन्हीं के कारण जो है यहाँ पर ऋतुएं होती हैं। और पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य की किरणें कैसी लंबवत पड़ती हैं वहां गर्मी, और जबकि जिस भाग पर तिरछी पड़ती हैं उस भाग में क्या, सर्दी पड़ती है, उस भाग में सर्दी पड़ती है, ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी को, ये पॉइंट क्लियर है।
तो यहाँ पे अब देख लीजिए भाई, ये सूर्य है, इसमें कुछ ज्यादा खास समझना है नहीं। यहाँ पे जो अभी आपको बता दिया है ना, यही सब है। ये एक बार देख लेते हैं, बस यहाँ पे एक बार देख लेते हैं फिर भी चीजों को। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब सभी को दिख रहा है? जल्दी से बताइए, क्या ये अब सभी को दिख रहा है? तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे, यहाँ पे जब हम बात करेंगे, जल्दी से इसको समझ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो अब आपको दिख रहा होगा आई थिंक। तो यहाँ पे भैया ये सूर्य है, आप सभी को पता है। अब यहाँ पर किस तरीके से जो है यहाँ पर परिक्रमा की बात हो रही है भाई। जब हम बात करेंगे कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अब देख लीजिएगा, यहाँ पर अब देख लीजिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी है ना। ये भैया उत्तरी और दक्षिणी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इन चीजों को एक बार समझ लेते हैं, शॉर्टली समझ लेते हैं। क्या है यहाँ पर भाई, उत्तरी गोलार्ध बसंत ऋतु। और जब हम बात करेंगे बसंत ऋतु, यहाँ पे क्या होगा, 21 मार्च, 21 मार्च उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव की बात हो रही है। और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध बसंत ऋतु जो है वो दिखा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे किसकी, उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध है ना। यहाँ पर क्या 21 जून आप देख पा रहे हैं भाई। 21 जून को क्या होता है, 21 जून को क्या होता है ये सभी लोग बताएंगे। 21 जून को क्या होता है ये सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध ग्रीष्म ऋतु, और अगर हम बात करेंगे क्या, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। क्या यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु। यानी ऋतुएं कैसे कैसे चेंज होती हैं, है ना। परिक्रमण के कारण बस ये दिखाया गया है यहाँ पर कब ग्रीष्म ऋतु होगी, कब शरद ऋतु होगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 23 सितंबर, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, अब जब हम यहाँ पे हैं तो ये दक्षिणी ध्रुव है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है, और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु और यहाँ पर शरद ऋतु होगी। यहाँ पर अब आगे हम बात करेंगे, फिर यहाँ पर 23 सितंबर क्या है, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में क्या दिख रही है, बसंत ऋतु। अगर हम आगे बात करेंगे, ये आपका उत्तरी ध्रुव हुआ, यहाँ पे ये रहा दक्षिणी ध्रुव, ये क्या दिख रहा है, उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में इस समय पर क्या होगा, शीत ऋतु। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दक्षिणी गोलार्ध की, यहाँ पर क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम की बात, तो जब उत्तर में है यहाँ पर और उत्तर दक्षिण ध्रुव की यहाँ पर बात हो रही है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, बसंत ऋतु, है ना। उत्तरी गोलार्ध में क्या है, यहाँ पर बसंत ऋतु। और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर पूर्व की, तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में आप क्या देख रहे हैं, शीत ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, ग्रीष्म ऋतु। और इसी तरीके से जो है यहाँ पर भाई जो है यहाँ पर चलता रहता है ग्रीष्म और शीत ऋतु। यानी किस तरीके से जो है यहाँ पर दिशा वाइज चीजें जो है चेंजमेंट होती हैं, ऋतुएं जो हैं वो चेंज होती हैं। किस तरह से ऋतुएं चेंज होती हैं, बस ये दिखाया गया है यहाँ पर जो गोलार्ध हैं इनके अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पर जो पूरा परिक्रमण है, इसके बाद यहाँ पर कब कब शरद होगी, कब ग्रीष्म होगी, इन्होंने नॉर्मली दर्शाया है ना, नॉर्मली दर्शाया है यहाँ पर हर दिशा के तरीके से। ये क्लियर है सभी को? जल्दी से बताएंगे कि ये क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बताएंगे। आगे चलते हैं यहाँ पर, फटाफट से आगे चलते हैं आप।
यहाँ पर पृथ्वी संबंधी विभिन्न तथ्य, पृथ्वी संबंधी विभिन्न तथ्य जो हैं, तो भाई यहाँ पर ध्रुवों पर क्या 6 महीने दिन और 6 महीने क्या होती है, रात होती है। कहाँ पे? ध्रुवों पर। ये फैक्ट तरीके से आपसे चीजें जो है वो पूछ लेता है। ये फैक्ट तरीके से चीजें जो है वो आपसे पूछ लेता है कि ध्रुवों पर 6 महीने दिन और भैया 6 महीने क्या होती है, रात होती है। अर्थात यदि उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने रात होगी तो यहाँ पर उसी समय जो दक्षिणी ध्रुव है, जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पर 6 महीने दिन ही रहेगा, वहां पर 6 महीने क्या दिन ही रहेगा। आगे उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को यहाँ पर सबसे लंबा दिन, अभी आपसे पूछ रहे थे कि 21 जून को क्या भाई, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या सबसे लंबा दिन, जो कि आप लोगों ने बताया नहीं, और सबसे छोटी यहाँ पर रात होती है। कब? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, ध्यान रखना है। और पृथ्वी में इस अवस्था को यहाँ पर क्या कहते हैं? उत्तर अयनात कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर अयनात, जो कि अभी आप देख रहे थे यहाँ पर 21 जून, और 21 जून को यहाँ पर सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, ध्यान रखना है ना। और इस अवस्था को कहते क्या है? उत्तर अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत कहते हैं। इतना समझ गए? आगे देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करेंगे तो 22 दिसंबर, दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात दक्षिणी गोलार्ध में होती है 22 दिसंबर को। और पृथ्वी में इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। यहाँ पर इसको भी ध्यान रखना है भाई, इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। पूरे जो भी तथ्य दिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसके बाद 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। कैसी? 21 मार्च और 23 सितंबर। अभी अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 23 सितंबर और 21 मार्च भाई। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें जो हैं वो विषुवत वृत्त पर कैसी? सीधी पड़ती है। कैसी पड़ती है? सीधी पड़ती हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझ लेते हैं कि इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसीलिए पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव जो है वो सूर्य की ओर नहीं झुका होता है और इसीलिए यहाँ पर पृथ्वी पर क्या दिन और रात यहाँ पर बराबर होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। तो यहाँ पे अब आप देखिए पृथ्वी के कक्षीय समतल पर जो लंब है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ये भाई 23 डिग्री है। भाई पृथ्वी हमारी 23 डिग्री अक्षांश पे झुकी हुई है, 23 डिग्री अक्षांश पे झुकी हुई है। और अगर हम पृथ्वी का कक्षीय समतल की बात करेंगे तो यहाँ पर कक्षीय समतल से अगर हम बात करेंगे तो कितना 66.5 डिग्री आपको बताया जा चुका है। अभी अगर पूछा जाए कक्षीय समतल से तो 66.5 डिग्री और झुकी कितनी है? 23.5 डिग्री। उत्तर दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का अक्षीय एवं कक्षीय झुकाव जो है ये आप देख पा रहे हैं। क्लियर? ये आपको समझाया भी जा चुका है। अभी आगे देखेंगे यहाँ पर
पृथ्वी का जो घूर्णन है ये सूर्य की तरफ, यहाँ पर प्रदीप्त वृत्त आप देख पा रहे हैं, और इन्हीं के कारण क्या होती है, यहाँ पर इस अवस्था में कोई भी जो ध्रुव है, कोई भी ध्रुव यानी उत्तरी और दक्षिणी कोई भी ध्रुव जो है वो सूर्य की ओर नहीं झुका होता, वो किसकी तरफ, सूर्य की ओर नहीं झुका होता। इसलिए ही पृथ्वी पर दिन और रात जो हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, और इनको कहते क्या हैं, विषुव कहते हैं। आगे, पृथ्वी पर घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन व रात एवं ऋतुओं में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण ही यहाँ पर दिन और रात एवं ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं। ये भी आपसे पूछा गया है, ये भी आपसे पूछा गया है। इसके बाद अपसौर, क्या होता है अपसौर, क्या होता है अपसौर, ये भी आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अपसौर क्या होता है कि पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी को ही हम अपसौर कहते हैं। पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम जो दूरी है इसको ही अपसौर कहते हैं। और यह घटना 4 जुलाई को होती है, और यह दूरी कितनी, यहाँ पर 15.2 करोड़ किलोमीटर, यानी लगभग 15 करोड़ कह सकते हैं किलोमीटर होती है। तो ये ध्यान रखनी है, यह घटना 4 जुलाई को होती है अपसौर, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अधिकतम दूरी पृथ्वी की सूर्य से जो है यही कहलाती है अपसौर। क्लियर, कितने किलोमीटर है ये भी देख लिया। अब उपसौर की बात करेंगे। उपसौर क्या है, उपसौर, उपसौर पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी, पृथ्वी की सूर्य से कैसी न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और यह घटना कब, 3 जनवरी को होती है। ये भी ध्यान रखना है कि ये घटना कब होती है, 3 जनवरी को होती है। और यह दूरी यहाँ पर कितनी, 14.7 यहाँ पर करोड़ किलोमीटर है। यह दूरी कितनी है, 14.7 करोड़ किलोमीटर। और पृथ्वी की सूर्य से ये क्या कहलाती है, न्यूनतम दूरी, इसको हम क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और यह घटना कब होती है, 3 जनवरी को। यह घटना 3 जनवरी को होती है। तो आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। आई होप ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। इम्पोर्टेंट सेशन था। अगर चीज़ें नहीं समझ आई हो कोई भी, तो आप लोग इसको फिर से रिवाइज करके ज़रूर देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। और बाकी अगर ना समझ आए तो पूछ भी सकते हैं मुझसे। तो बिल्कुल आप लोगों को ये टॉपिक मैंने क्लियर किया। जितना भी आपके CTET के लिए इम्पोर्टेंट था वो सब यहाँ पे आपको कवर करा दिया है ग्लोब से। जो आपके CTET में जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, जो भी पूछे जाने की, जो कि आपके क्या सिलेबस में है, जो कि आपके सिलेबस में है जितना भी। तो आई होप ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और हाँ, अगर कल मैराथन होगी तो बिल्कुल आपका अभी थोड़ी देर में हम लगा देंगे आपका यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका शेड्यूल लगा दिया जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा और मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।